हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 4 जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास इन मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं। तो जिस माध्यम से हैं आप उस माध्यम में प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। अगर क्लास में किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है या कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाती हूँ ताकि आप लोग प्रश्न को पढ़ लें। Consider the following statement. The rate of taxes imposed on personal income have been continuously increased since 1991. 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स में देखा गया है जो रेट है इनकम टैक्स का वो आपका इंक्रीज हो रहा है 1991 से। ठीक है, फिर देखो दूसरा दिया गया द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स विच वाज फॉर्मली वेरी हाई हैज बीन ग्रेजुअली रिड्यूस। अगर हम बात करते हैं निगम कर की तो ये तो आपका ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इनकम टैक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो रेट है वो इंक्रीज हुआ है। तो जो पहला स्टेटमेंट है क्लास वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1991 के समय में देखेंगे तो इनकम टैक्स 56% तक चार्ज होती थी, लेकिन आज अगर हम देखें अभी इनकम टैक्स स्लैब रेट देखें तो हाई इनकम वालों के लिए भी 30% तक वो स्लैब को रखा गया है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है हैज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड, ये गलत है। रेट जो है रेट ऑफ टैक्सेस इम्पोज ये आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हुआ है, बल्कि 1991 के कंपैरिजन में अगर आज हम देखते हैं तो ये रिड्यूस हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। जो कॉर्पोरेशन टैक्स रेट है which was formerly very high has been gradually reduced। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा कथन सही है, तो आपका कौन सा कथन सही होगा? केवल दो। तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, एक्सप्लेनेशन एक बार देखना हो तो देख लीजिए क्या दिया गया है। जो पर्सनल इनकम टैक्स रेट था इंडिया में, ठीक है, अगर हम देखें 1991 के समय में तो वो आपका अराउंड 56% इंक्लूडिंग सरचार्जेस था, 56%, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम अभी में देखें तो ये जो स्लैब है वो आपका डिक्रीज हुआ है। आज 30% जो है वो टॉप रेट टैक्स है। ठीक है, 30%, जो हाई सैलरी वाले उनसे 30% तक टैक्स इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पहला स्टेटमेंट आपका क्यों गलत था। दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि ये जो है वो आपका सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम 90s में देखेंगे तो जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो 45 to 50% था, लेकिन अभी हम देखेंगे अगर तो यहाँ पे नाउ दे आर अराउंड 22% फॉर द डोमेस्टिक कंपनीज एंड 15% फॉर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इसमें भी हम देखते हैं जो टैक्स रेट है वो रिड्यूस हुआ है। क्लियर? तो इसको मैं एक आसान सा प्रश्न कहूँगी, अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ते तो आराम से उत्तर दे लेते। पेपर में जानते हैं क्या दिक्कत होती है, मैंने अक्सर देखा है बच्चों से जब हम डिस्कस करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स का प्रश्न देखकर ही घबरा जाते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड या फिर आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं है ना, वो जैसे ही इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे वो परेशान हो जाएंगे, अरे नहीं लग पाएगा। और टैक्स वैक्स से रिलेटेड अगर प्रश्न आ गया तो वो और सोचेंगे कि इसको तो छोड़ना ही है। लेकिन जो प्रश्न अभी मैंने आपको दिखाया उस प्रश्न को आप आराम से कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा भी सोच पाते। आपको पता है जब हम 1991, 1992 की ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। हमने एलपीजी की बात की, हमने कई चीज़ों को, हमने अपनी इकोनॉमी को जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसको खोली, ग्लोबलाइजेशन की बात की गई, प्राइवेटाइजेशन की बात की गई, लिबरलाइजेशन की बात की गई। तो बहुत से रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक है, अभी देखो ये भी एक प्रश्न है उसी से रिलेटेड। अब ऐसा प्रश्न भी देखोगे तो बहुत से स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बस प्रश्न को समझने का प्रयास करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं कहूँगी ये प्रश्न बहुत आसान है तो आप इसको करने का प्रयास करिए। मैं थोड़ा सा स्लाइड से हटती हूँ ताकि इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें
हिंदी वाले हिंदी में पढ़ ले। क्लास अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि प्रश्न को पढ़ने के लिए मैम को और समय देना चाहिए था, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए और आराम से प्रश्न को पढ़ा करिए। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म देखकर आप घबरा जाएंगे कि भाई विदेशी विनिमय सुधार के संबंध से रिलेटेड ये प्रश्न है, हमने तो कभी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म पढ़ा ही नहीं था, ये प्रश्न लगा ही नहीं पाएंगे। लेकिन स्टेटमेंट को अब ध्यान से देखना। द फर्स्ट रिफॉर्म इन द फॉरेन सेक्टर वेयर मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। In 1991, the rupee was devalued against the currency of other countries to solve the then prevailing balance of payment problem. ठीक है, विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। 1991 के समय की बात हो रही है, प्रश्न को समझिएगा। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप हमेशा एक चीज पढ़ते होंगे कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि चाइना क्या करता है। चाइना हमेशा अपनी डिवैल्यूएशन ऑफ मनी किस लिए करता है, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके। जब भी कोई कंट्री अपने यहाँ जो करेंसी है उसको डिवैल्यूएट करती है तो उसका एक बहुत बड़ा पर्पस होता है कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है। ठीक है, हमारे यहाँ से जो है वो निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ मुझे बताना, थोड़ा सा सोचना आप लोग, अभी वीडियो को थोड़ा पॉज करो, मुझे एक चीज़ बताओ, कोई भी आपसे सामान क्यों खरीदेगा? तो ये चीज़ अभी साइड में रखो कि मैम हमारे सामान की क्वालिटी अच्छी है और ड्यूरेबल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो प्राइस है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप 2 बल्ब खरीदने गए, ठीक है, और अभी आपको नहीं पता कि कौन सा बल्ब की लाइफ टाइम कितना है, कितना ड्यूरेशन है, कुछ नहीं आपको पता, ना ही आपको इसके बारे में कोई जानकारी दी जा रही है, लेकिन बस आपको बताया जा रहा है भाई ये बल्ब ए है, ये बल्ब बी है, ये 10 रुपए का है, ठीक है, और जो फीचर इस 10 रुपए के बल्ब के हैं वही फीचर इस 100 रुपए बल्ब के हैं। तो अब बताओ कौन सा बल्ब खरीदोगे? तो जो भी समझदार होंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, वो यही कहेंगे कि मैम जब काम 10 रुपए वाला बल्ब भी वही कर रहा है जो 100 रुपए वाला कर रहा है, और गारंटी किसी के पास नहीं है कि आज फ्यूज़ होगा कि कल फ्यूज़ होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है हम 10 रुपए वाला बल्ब खरीदेंगे। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, एक सेब है, क्वालिटी दोनों की सेम है, एक सेब जो वो 10 रुपए का मिल रहा है वही सेम सेब आपको 100 रुपए का मिल रहा है, क्वालिटी एप्पल ही है, सेम तरीके की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है, तो आप सस्ता वाला ही खरीदोगे। तो आप खुद सोचो कि कोई भी कंट्री आपके यहाँ कोई भी सामान लार्ज अमाउंट में कब खरीदने आएगी? जब आपके यहाँ वो सामान उसे सस्ता मिलेगा। ये चीज़ तो समझ रहे हो ना? अब 2 कंट्री हैं, सोचो, चाइना और अमेरिका। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसमें ज़्यादा सोचिएगा नहीं। चाइना और अमेरिका, हमको पता है सेम प्रोडक्ट चाइना में हमें 100 रुपए का मिल रहा है और अमेरिका में सेम प्रोडक्ट हमें 1000 रुपए का मिल रहा है, तो हम चाइना से ही सामान मंगवाएंगे क्योंकि हमको सस्ते में मिल रहा है, तो सब अपना प्रॉफिट ही तो चाहते हैं। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी होती है उसके कंपैरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया जाता है। अगर पहले $1 जो था वो आपके 10 रुपए के बराबर था, सपोज करो, आज वही जो $1 है वो 20 रुपए के बराबर है, 20 रुपए के बराबर है। तो मतलब समझो, अगर कोई आपसे 100 रुपए का सामान खरीदता था तो उसे $10 आपको देने पड़ते थे, उसे आपको $10 देने पड़ते थे। लेकिन आज अगर ये 100 रुपए का सामान खरीदेगा तो उसे खाली आपको कितना, $5 देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ समझ में आई कि जब डिवैल्यूएशन ऑफ मनी होता है, ठीक है, जब हम दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा देते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। क्यों एक्सपोर्ट बढ़ता है? यहाँ पर ध्यान देना कि पहले कोई आपके पास आया और उससे खरीदना था 100 रुपए का, मतलब 100 रुपए का सामान उसे खरीदना था, और आपके यहाँ जो एक्सचेंज वैल्यू थी वो $1 इक्वल्स टू 10 रुपीज़ थी, तो उसे 100 रुपए का सामान खरीदने के लिए आपको $10 देना पड़ा। लेकिन आज
जब हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया, मतलब $1 आज 20 रुपए के बराबर हो गया है, तो वो उसी 100 रुपए के सामान को $5 में खरीद लेगा। तो वो क्या कहेगा, भाई जब $5 ही लेने हैं तो 100 रुपए का क्यों, 200 रुपए का सामान दो, क्योंकि मैं तो अपना बजट $10 का बना के आया हूँ, तो $5 को और सामान दे दो। तो एक्सपोर्ट बढ़ गया। ठीक है, एक्सपोर्ट हमेशा बढ़ जाएगा। और 1991 का जब हम रिफॉर्म बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। हमने जो अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा था, अब हम अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, हमने ओपन इकोनॉमी की बात की। हमें ट्रेडिंग को बढ़ावा देना था, समझ में आ रहा है, हमें ट्रेडिंग को बढ़ावा देना था। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है ना कि देखो, भुगतान संतुलन की जब बात की जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम किन दो चीज़ों को देखते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, क्लास समझिएगा, वो आपका निगेटिव हो जाता है कब, जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका जो है वो आपका पॉजिटिव रहता है कब, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है। तो यहाँ पर बस आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और उत्तर क्या हो जाएगा, 1 and 2, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया, आशा करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। यहाँ पर ध्यान देना क्लास, क्या दिया गया है, विदेशी विनिमय सुधार, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म भारत के 1991 के आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण भाग था। आर्थिक सुधार में हमने एलपीजी की बात की थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। विदेशी क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर में सुधारों की शुरुआत विदेशी विनिमय बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से शुरू की गई थी। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू जो मैंने आपको समझाया, मैंने एक सिंपल से एग्जाम्पल लिया था कि अगर सपोज करिए जो $1 है वो इक्वल्स टू है आपका 10, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर $1 जो है वो 10 रुपए के बराबर है, और सपोज करो आपकी कंट्री में कोई सामान खरीदने आया है और उसने कहा है कि मैं 100 रुपए का सामान खरीदूंगा। ठीक है, 100 रुपए का सामान खरीदूंगा, तो उसे कितने डॉलर आपको देने पड़ेंगे, तो आप 100 से 10 को डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब उसे आपको $10 देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। मतलब अब $1 जो है वो 20 रुपए के बराबर हो गया है, हम सपोज कर रहे हैं, और अभी भी ये जो आदमी है उससे 100 रुपए का ही सामान खरीदना है, 100 रुपए का ही सामान खरीदना है। तो अब उससे कितना डॉलर आपको देना पड़ेगा, उससे आपको खाली $5 ही देना पड़ेगा। तो बताओ, इसके लिए चीज़ें जो है वो चीप हो गई है, सस्ती हो गई है। तो जब चीप हो गई है तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, वो कहेगा चलो भारत से थोड़ा और सामान खरीद लेते हैं, क्या दिक्कत है जब सस्ती मिल रही है। हम लोग भी मार्केट में घूमने जाते हैं ना, जब फल वल सस्ता होता है पूछते भैया कितने रुपए किलो है अमरूद, 20 रुपए किलो, अच्छा 20 रुपए, अरे भैया 2 किलो पैक कर दीजिए। और वहीं पर अगर वो महंगा होता है, 100 रुपए किलो होता है, तो भैया 1 ही किलो दीजिए या आधा किलो ही दीजिए, 50 रुपए का ही दीजिए। तो वही चीज़ समझिए। तो यहाँ पर देखिए बिफोर डिवैल्यूएशन, जो अब ये एग्जैक्ट रेट बताया जा रहा है, यहाँ पर तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया था कि $1 वर्थ ऑफ गुड इक्वल्स टू 7.90 रुपीस। ठीक है, फिर आफ्टर डिवैल्यूएशन क्या हो गया था, $1 की जो वर्थ थी वो आपका 24.50 हो गई थी। तो देख रहे हो ना, रुपीस आपका बढ़ गया है। ठीक है, इसे डिवैल्यूएशन कह रहे हैं हम। इससे क्या हुआ, एक्सपोर्टर जो थे उन्होंने ज़्यादा अर्न किया। ठीक है, एक्सपोर्ट बिकम चीपर, मैंने आपको बता दिया जो एक्सपोर्ट है वो आपका चीप हो जाएगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान आपके यहाँ से लेना पसंद करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चाइना करता है, चाइना अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डिवैल्यूएट करता है अपनी करेंसी को। फिर इंपोर्ट देखो, $1 इक्वल्स टू 17.90 था पहले, अब $1 जो है वो 24.50 हो गया है। तो जो इंपोर्ट है वो कॉस्टलियर हो जाएगा। हम बाहर से सामान लाने में थोड़ा हिचकिचाएंगे ना बाहर से सामान लाने के लिए, क्यों, यहीं पर देख लो, ध्यान देना, यहीं पर इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल ही लेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब समझो, अगर हमें $100 का सामान खरीदना है, पहले तो हम भारत की करेंसी में देख रहे थे, अब हम
डॉलर करेंसी में देखते हैं तो हमें $100 का सामान खरीदना है और एक्सचेंज रेट क्या है, $1 इक्वल्स टू 10 रुपीज। ठीक है, तो $100 कितना हो जाएगा, $100 के लिए हमें कितना रुपए देना पड़ेगा, 10 इंटू 100, मतलब हमें 1000 रुपीज देना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गया। अब मैंने आपसे क्या कहा, सपोज करो आप बाहर गए, विदेश में गए और एक्सचेंज रेट जो है सपोज करो वो $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज है। आपको बाहर विदेश में, फॉरेन में $100 का सामान खरीदना था, $100 देने थे, आपके पास है इंडियन रुपीस, तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, अपनी करेंसी में कितना देना पड़ेगा, तो $100 इक्वल्स टू 10 इंटू 100 इक्वल्स टू $1000, मतलब 1000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है ना ये चीज। चलो अब यहां पर क्या हुआ, हमने देखा डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हुई। अब $1 जो है वो 20 रुपए के इक्वल हो गया, $1 20 रुपए के इक्वल हो गया। मतलब अगर हमें $100 देने हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 20 इंटू 100 हो जाएगा। मतलब अब आपको उसी सेम सामान को खरीदने के लिए 2000 रुपए देने पड़ेंगे। समझ में आया। अगर आप फॉरेन मार्केट में खड़े हैं और आपके यहाँ जो एक्सचेंज रेट है वो $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज़ है, आपके जेब में रुपए में पैसे हैं, आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा कितने का सामान है, उसने कहा $100, तो आपने कहा मेरे पास इंडियन रुपी है, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है 1000 रुपए दे दो, तो आप दे देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, जो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हुई भारत में, अब $1 20 रुपए के बराबर हो गया। तो आप फिर उसी सामान को खरीदने गए और आपने पूछा ये सामान कितने का है, उसने कहा $100 का ही है, जितना कल था उतना ही आज है। लेकिन हाँ, अब डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हुई है, $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज है, तो यहाँ पर क्या होगा, 20 इंटू 100 इक्वल्स टू 2000 रुपीज। मतलब आज आपको $100 के सामान को खरीदने के लिए 2000 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप क्या कहोगे, भाई रहने दो, 2000 का सामान है हम नहीं लेंगे। तो इस वजह से इंपोर्ट जो है वो कॉस्टलियर हो जाता है। समझ में आ गया होगा क्लास, काफी देर से समझा रही हूँ। दूसरे प्रश्न को अब देखते हैं। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा जरूर आप लोग। चलो अब इस प्रश्न को देखते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पर। Which of the following statement are correct about the operant Haldane theory of origin? यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति के ओपेरेंट हाल्डेन सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। According to this theory, life originates upon our earth spontaneously from non-living matters. Hypothesis given by operant about origin of life is also known as materialistic theory. तो देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से अनायास हुई। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरेन द्वारा दी गई परिकल्पना को भौतिकवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस सिद्धांत में ओपेरेन ने कहा है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो निर्जीव पदार्थों से अनायास हुई है। समझ में आ रहा है, निर्जीव पदार्थों से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रश्न देखो यहाँ पर क्या दिया गया है। चौथे प्रश्न को पढ़ो। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड ये प्रश्न है। ठीक है, दल बदल से संबंधित प्रावधान 1995 में हमारे संविधान में जोड़े गए। दूसरा है, इस कानून से संबंधित अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। तो बताओ यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं क्लास, तो आप सभी को पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जोड़ा गया है ना। 10th शेड्यूल में हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की। तो द प्रोविजन रिलेटेड टू चेंजिंग पार्टीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1995, नहीं 1985। द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू दिस लॉ इज मेड बाय द प्रेसिडेंट, नहीं प्रेसिडेंट नहीं, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। ठीक है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है,
कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ नहीं दिया गया यहाँ पर ना, हाँ नहीं, ये कौन से सही हैं, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो बोथ आर इनकरेक्ट, तो ना तो एक ना ही दो, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, वर्ष 1985 में 52nd संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची में, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई, दल बदल विरोधी कानून शामिल है। इस कानून से संबंधित आयोक्ता का निर्णय सदन का अध्यक्ष लेता है। ये याद रखिएगा, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष, जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा का सभापति इसका निर्णय लेगा। छठवें प्रश्न को देखिए क्लास, क्या दिया गया है। यूरोप की डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस राजधानी से होकर नहीं बहती है। तो यहाँ पर मुझे बताइए किस से होकर नहीं बहती है, बर्लिन, बेलग्रेड, बुडापेस्ट या फिर वियना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर हम डेन्यूब नदी की बात करें, ये यूरोप की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। आपके परीक्षा में प्रश्न में कई बार पूछा भी गया है प्रश्नों में। ये आपके बहुत से यूरोप की कई कैपिटल से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं वियना से गुजरती है, बुडापेस्ट से भी गुजरती है, बेलग्रेड से भी, लेकिन बर्लिन से नहीं गुजरती है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, बर्लिन में आपको स्प्री नदी दिखेगी, ना कि डेन्यूब, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। क्लियर है ना क्लास, आगे बढ़े। मैप में मैं इसको शो भी कर देती हूँ। ये देखिए, ये है डेन्यूब, ये आपको डेन्यूब दिख रही है, वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, ठीक है, बेलग्रेड, बुचारेस्ट इधर है, और इधर जाकर ये ब्लैक सी में आपकी गिर जा रही है, ड्रेन कर जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें बर्लिन की, तो ये देखो, ये जर्मनी है और बर्लिन इधर की तरफ है। मैप में दिखाती हूं मैं आपको बर्लिन, ये देखो, ये जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी में इधर, इसमें भी आपका ये देखो, ये डेन्यूब इधर से गुजर रही है, इधर देखना, ये डेन्यूब इधर की तरफ से गुजर रही है। ये रहा ना, ये देखो, ये जर्मनी है, इधर बर्लिन है, ये बर्लिन है, ठीक है। और इधर अगर आप देखोगे तो इधर आपको स्प्री नदी दिखेगी। जब डेन्यूब की बात करते हैं, डेन्यूब जो है यूरोप की 5 राजधानियों से होकर गुजर रही है। मैंने आपको बता दिया, ये बुकारेस्ट से, बेलग्रेड से, बुडापेस्ट से, वियना से और ब्राटिस्लावा से। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये जर्मनी की बर्लिन से होकर नहीं गुजरती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ड्रेन कहाँ पर होती है, ध्यान रखिएगा, ये ड्रेन आपकी होती है ब्लैक सी में। ये देखिए, ये जर्मनी है, इधर बर्लिन है। यही वाला मैप मुझे याद आ रहा था कि मैंने इंक्लूड किया है कि नहीं इंक्लूड किया। और ये स्प्री नदी जो मैं आपको बता रही हूँ, जर्मनी के बर्लिन से डेन्यूब नदी नहीं, स्प्री नदी होकर गुजरती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले के क्लासेस में बताई है, लेकिन मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ब्लैक सी याद करने का तरीका क्या है, बर्गर टी, ठीक है। आपको याद रखना है कि टी के साथ आपको बर्गर लेना है, टी बर्गर या बर्गर टी, जैसे भी याद रखिए। तो टी से क्या हो गया, टर्की हो गया, ठीक है। बी से अगर आप देखेंगे तो बुल्गारिया हो गया, आर से रोमानिया हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम यहाँ पर देखिए, जीई से जॉर्जिया हो गया, आर से रशिया हो गया, यू से यूक्रेन हो गया, ठीक है। तो बर्गर टी अगर आपको याद रहेगा तो ब्लैक सी आपको याद रहेगा। बी से क्या है, जल्दी से बता दो, बुल्गारिया है। यू से क्या है, यूक्रेन है। आर से क्या है, रोमानिया है, याद रखिएगा। जीई से क्या है, जॉर्जिया है, ठीक है, जॉर्जिया। आर से क्या है, रशिया है। और टी से क्या है, टर्की है। तो बर्गर टी याद रखेंगे तो ब्लैक सी आपको याद रहेगा। चलो इस प्रश्न को देख लो अब जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनिज्म दैट हैव प्रोकैरियोटिक सेल आर यूनिसेलुलर। दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या बोला गया है, विच आर करेक्ट। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वे एक कोशी
की होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और कोशिकांग दोनों होते हैं, ये आपका गलत है। यहाँ पर सही उत्तर ए है, ठीक है, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर आपको न्यूक्लियोइड दिख रहा होगा, ये सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है, प्लास्मिड है, ठीक है, क्लियर है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं व कोशिकाएं होती हैं जिनमें वास्तविक केंद्रक और अधिकांश कोशिका अंगक नहीं होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है ना। प्रोकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, तो यहाँ पर ये यूनिसेलुलर होती हैं, यहाँ पे कोशिकांग नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इस प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। ग्रीन मैन्योर फार्मिंग इज मेनली डन विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल एंड रिप्लेसिंग द ऑर्गेनिक मैटर इन इट। हरी खाद कृषि मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थ की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। दूसरा है बोड़ा। काउपी इज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप। बोड़ा की बात की गई है, बोड़ा लूबिया जिसे कहते हैं, बोड़ा खाया होगा आप लोग ने, एक हरी खाद फसल है, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। जब हम हरी खाद कृषि मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ावा देने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है, ये बिल्कुल सही है दोनों ही स्टेटमेंट। उत्तर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। कौन से कथन आपके सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, निम्नलिखित में से कौन संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए, एडॉप्शन ऑफ मिनिमम लैंड होल्डिंग, यूज ऑफ क्रॉप वेस्ट टू कवर द सॉइल सरफेस, एडॉप्शन ऑफ लोकल एंड टेम्पोरल क्रॉप रोटेशन, इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे प्रश्नों में आराम से आप कर सकते हैं। जब हम संरक्षण कृषि की बात कर रहे हैं तो क्रॉप वेस्ट का यूज़ करके आज देखा जा रहा है कि सॉइल को कवर करने की बात की जाती है। दूसरी चीज़ बार बार कहा जाता है कि रोटेशन ऑफ क्रॉप, जैसे अगर आप एक ही तरीके का क्रॉप बार बार लगाएंगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि क्रॉप्स में ल्यूमिनस प्लांट्स भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि इनके रूट्स में राइजोबियम होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सॉइल में बनाए रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और इसमें जो सही उत्तर है वो क्या है, वो डी आपका एकदम सही उत्तर है, क्योंकि सभी का प्रयोग किया जा सकता है। देखो, संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ तथा टिकाऊ उत्पादकता लाई जाती है। मतलब किसी भी तरीके से जब हम क्या करें, एग्रीकल्चरल कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करें, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम क्या करें, उसको हम मैक्सिमाइज करें। प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जो लागत है, ठीक है, वो कम हो, इस पर फोकस किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, जल, वातावरण तथा जैविक कारकों में संतुलन वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाएं उदाहरण स्वरूप शून्य कृषण, अति न्यून कृषण के साथ कृषि रसायनों एकदम अकार्बनिक तथा कार्बनिक स्रोतों का संतुलित तथा समुचित उपयोग होता है। इसमें कृषि की विभिन्न जैविक क्रियाओं पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि क्रॉप रोटेशन पर ध्यान दिया जाता है, जो वेस्ट निकल रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड से उसको आपका क्या करके उसको फेंकने की जगह उसी से मैन्योर, ठीक है, उसी से आपको फर्टिलाइजर नहीं बोलना चाहिए, क्या टर्म होता है, एक मिनट, डिकम्पोज करके उसी को एज अ खाद की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोग किचन वेस्ट की भी बात करते हैं, जो भी ग्रीन वेस्ट निकल रही हैं उनको सॉइल से डंप करके दबा के, ठीक है, उसका प्रयोग करते हैं। जब वो सड़ जाता है, गल जाता है, तो वो उसको सॉइल में डाला जाता है, उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती है। आजकल तो लोग क्या करते हैं, किचन वेस्ट का यूज़ भी करते हैं,
उसको फेंकने की जगह किचन वेस्ट को मिट्टी में बहुत दिनों तक एक अंधेरे उसमें रख देते हैं पैक करके, फिर वो आपका सड़ता गलता है, फिर उसी को एज अ मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है गमलों में, उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी रहती है। ठीक है, चल आगे देखते हैं। व्हीट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप ऑफ इंडिया। बोला गया है गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। व्हीट कल्टीवेशन इन इंडिया रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल। तो यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत में अगर हम देखें गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, बिल्कुल सही है। पहला तो आपका चावल है ना, राइस। फिर भारत में गेहूं की कृषि के लिए मध्य तापमान एवं मध्य वर्षा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए भारत में गेहूं की कृषि के लिए लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और वर्षा की अगर हम देखें तो 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी आजकल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है या कितने रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है। एक प्रश्न पूछा था ना कॉटन से रिलेटेड, ऐसे ही बार शुगर केन से, गन्ने से रिलेटेड पूछा था, गेहूं से रिलेटेड पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, गेहूं के प्रकार यहाँ दिए गए हैं। आरओ में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या क्या वैरायटी हैं गेहूं के, तो सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, कंचन, गोमती। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। वैसे आरओ में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वैरायटी से रिलेटेड, किस्मों से रिलेटेड। अब देखिए इस प्रश्न को, Which of the following are included in the degradation factor of migration? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के अपकर्ष कारकों में शामिल है? माइग्रेट करते हैं लोग ना एक जगह से दूसरी जगह, तो माइग्रेशन के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ये पूछा गया है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में आप एक चीज देख रहे होंगे कि चारों ऑप्शन तो किसी में भी नहीं सही किया गया, मतलब 1 2 3 4 सब एक साथ नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई आपका गलत होगा ही। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसा प्रश्न करना पड़ता है, जैसे बेटर अपॉर्चुनिटी एंड गुड लिविंग कंडीशन। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों माइग्रेट करते हैं? जब उनको जॉब ऑफर होता है, बेटर लिविंग कंडीशन होता है ना, तो बेटर वर्क अपॉर्चुनिटी एंड गुड लिविंग कंडीशन रीजन होते हैं। ठीक है, अगर आपकी जॉब कहीं अच्छी जगह लग जाए तो आप चले जाते हो, माइग्रेट करते हो। गांव से लोग शहर क्यों जाते हैं? जॉब के लिए जाते हैं ना। अब लिविंग कंडीशन के बारे में मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन कई बार लोग एक छोटे से एरिया को छोड़कर दूसरी जगह इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी ज़्यादा अच्छा है, हॉस्पिटल्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो लिविंग कंडीशन बेटर है। तो 1 तो आपका होगा ही, ये चीज़ तो फिक्स हो गई है ना। तो एक को रखे रहो, तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसको क्रॉस कर दो। अब हमें इन सब में देखना है। देखो अब 2 क्या है? पीस एंड स्टेबिलिटी, 3rd है नेचुरल डिजास्टर, और 4th है फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, क्लाइमेट, सॉरी फेवरेबल क्लाइमेट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास कि जब हम फेवरेबल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, फेवरेबल क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर, पीस एंड स्टेबिलिटी। पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर कहीं पर बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं कर्फ्यू लग रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उस जगह भी आप रहना नहीं चाहेंगे। आप कहेंगे छोड़ो इस जगह को, रोज कोई ना कोई मर रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, तो इससे अच्छा इस जगह को छोड़ दो। तो यहाँ पर 2 भी होना चाहिए, तो 2 को भी हमने कर लिया। अब 3 और 4 में देखो, 3 और 4 में नेचुरल डिजास्टर बोला है, फेवरेबल क्लाइमेट दिया है। नेचुरल डिजास्टर तो बता के नहीं आता है ना, कहीं पर भी बिजली गिर सकती है, आपको क्या पता। ठीक है, सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, ठीक है, साइक्लोन आ सकता है, तो इसका जो ये है इसके चांसेस कम है। फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एक रीज़न हो सकता है। हाँ, कहीं पर अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या यहाँ पर अब एकदम सूखा पड़ गया है, तो अब हमें दूसरी जगह लोग माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि पानी की कमी हो गई है। तो ऐसी जगह माइग्रेट करेंगे जहाँ पर उन्हें पानी मिले, सब मिले, वातावरण भी अच्छा रहे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर 1 2 4 हो जाएगा। मैं आपको बता रही थी ये एक आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी अब परीक्षा में देखे जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को देख के घबराइएगा नहीं, बस थोड़ा सा सोचिएगा, आराम से ये प्रश्न लग जाएंगे। तो 1 2 4 आपका सही उत्तर है, सी आपका सही उत्तर है। चलो इस प्रश्न को देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है?
11वां प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्री इज लेस एज कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्री, नेगेटिव कोरिलेशन इज फाउंड बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो ध्यान दो, विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम होती है। जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर अगर हम देखें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो लेस है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सह संबंध पाया जाता है। निगेटिव कोरिलेशन इज फाउंड बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी कहा जा सकता है कि सही है। अब आप खुद सोचो, कहीं पर भी अगर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाए तो मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर प्रेशर इकोनॉमी पे ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अगर पॉपुलेशन कहीं पर भी, अगर आप सोचो, ऐसे भी सोचो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आपने 100 लोगों का खाना बनवाया, अचानक से आपके घर में 200 लोग आ जाएं तो वो खाना तो कम पड़ेगा ही ना, मतलब बैलेंस जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक तरीके से सब, फिर उसके बाद आपको जेब में से और पैसे निकालने पड़ेंगे, थोड़ा बजट और गड़बड़ाएगा ना। तो आपने एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, लेकिन एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से जब आप सोचेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत रैपिड है तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसीलिए तो हर कंट्री कहती है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करिए। अगर पॉपुलेशन का बढ़ना इतना अच्छा होता तो कोई भी कंट्री ये नहीं कहती हमारे एक, हम एक, हमारे दो, कुछ ऐसे करके। तो क्यों पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात की जाती है? इसी वजह से, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी सही है, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो, अब इस तरीके के प्रश्न पेपर में देखे जाते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, आपका प्रीलिम्स निकलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा क्लास। यहाँ पर अब इस प्रश्न को पढ़िए, क्या दिया गया है। What is the total size of उत्तर प्रदेश बजट for 2025 to 2026? 2025 से 2026 के लिए उत्तर प्रदेश का कुल बजट क्या था? तो वो था 808736.06 करोड़, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। चलो आगे देखिए। देखो 2025 से 26 वित्तीय वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश का कुल बजट ये था, ठीक है। थीम क्या था? वंचित को वरीयता, ठीक है। और इसको प्रस्तुत किसने किया था? सुरेश कुमार खन्ना जी ने किया था। बजट प्रस्तुत करने वाले मंत्री कौन थे विधान परिषद में? विधानसभा में तो सुरेश कुमार खन्ना जी ने प्रस्तुत किया था, विधान परिषद में धर्मपाल सिंह ने, ठीक है। और आपको पता है सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। बजट का लक्ष्य क्या है? प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, ठीक है। चलो अब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई है और फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड आपको कुछ योजनाएं दी गई हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं। अब देखो क्लास, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम एक तरीके से चाहते हैं कि हर वर्ग के लोगों को इंक्लूड किया जाए, कोई वर्ग वंचित ना रहे, ठीक है। आप बताओ मुझे, जन धन खाते, ज़्यादा से ज़्यादा खाते खुलेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना एकदम सही है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली सही है। ई वॉलेट सही है। राष्ट्रीय वित्तीय स्विच यहाँ पर तो बताइए, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच की बात की गई है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच की। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कौन सा नहीं होगा आपको, ये आपको बताना है। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है? पहला, जनधन खाते, जनधन योजना के तहत आपको पता है खाते खोले गए, ज़्यादा से ज़्यादा खाते खोले जाए। अब जो भी योजना से बेनिफिट होता है डीबीटी के थ्रू होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। आपका जो अकाउंट है वो आपके आधार से लिंक्ड होता है तो वेरिफिकेशन होने लगता है, ठीक है। बैंक अकाउंट आपके पास है, जो भी पैसे सरकार द्वारा आपको दी मिलेगी सब्सिडी वो सीधे आपके अकाउंट में आएगी, ये सब चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पर देखो ये तो बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय स्विच इसमें नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर आपका क्या हो गया? उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है क्लास, चलिए अब इस प्रश्न को देखिए। रिगार्डिंग द प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑर्डिनेंस की बात की गई है, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस अध्यादेश की बात की गई है, किस आर्टिकल के तहत जारी वो करता है, इशू करता है? तो आर्टिकल 123 ना ऑर्डिनेंस इशू करने की पार होती है। राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट में प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस फॉर टेम्पररी ड्यूरेशन। ये बात सही है, जब हाउसेज जो हैं, सदन जो है वो आपके सेशन में नहीं होंगे, उस समय प्रेसिडेंट जो है वो प्रोमलगेट करता है ऑर्डिनेंस को थ्रू आर्टिकल 123। Any ordinance promulgated by the president has to be rectified by the parliament within a week of its reconvening. राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को संसद द्वारा इसके पुनः सम्मेलन की इच्छा सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना होता है। पढ़ लो इसको। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 की बात की गई है। 123 की प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करता है ऑर्डिनेंस जब जो पार्लियामेंट के हाउस है वो आपके सेशन में नहीं होते हैं, लेकिन जब दोबारा जो हाउसेज हैं वो सेशन में आते हैं तो विदिन 6 वीक इसको पास होना चाहिए, नहीं तो ये आपका खत्म हो जाता है। यहाँ पर विद इन अ वीक लिखा हुआ है, ये गलत है। विद इन अ 6 वीक इट हैज़ टू बी रेक्टिफाइड बाय द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, 6 वीक के अंदर इन्हें हाउसेज द्वारा पारित हो जाना चाहिए, ना कि 1 सप्ताह के अंदर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? तो ओनली 1 इज करेक्ट, सेकेंड क्यों इनकरेक्ट है वो आपको पता चल गया। 1 वीक नहीं 6 वीक होना चाहिए। यहाँ पर देख लो, राष्ट्रपति की शक्ति और ऑर्डिनेंस इशू करने की पार के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 123 में संसद के सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। 123 के क्लॉज 2 में अध्यादेश की अवधि के बारे में बोला गया है। संसद के पुनः सम्मेलन, जब संसद आपकी पुनः बैठेगी, पहले तो सेशन में नहीं था, अब पुनः बैठेगी, तो 6 सप्ताह के पश्चात 6 वीक, याद रखिएगा, यदि अनुमोदन नहीं मिलता है तो अध्यादेश जो है वो समाप्त हो जाता है। अगर 6 वीक के अंदर उसको रेक्टिफाई कर देते हैं हाउसेस तो फिर वो आपको ऑर्डिनेंस जो है वो लॉ में बन जाएगा, लेकिन अगर अनुमोदन नहीं मिलता है तो अध्यादेश जो है वो समाप्त हो जाता है। 123 क्लॉज 3 में बोला गया अध्यादेश की वैधता, संसद द्वारा निरस्त किए जाने या समय सीमा पार होने पर अध्यादेश निरस्त माना जाता है। ठीक है, अगर रेक्टिफाई नहीं होगा तो अध्यादेश को निरस्त मान लिया जाएगा। चलो अच्छा, यहाँ पर ये देख लो, आर्टिकल 123 की बात की गई है। यहाँ पर जो गवर्नर होता है उसके पास पावर होती है ऑर्डिनेंस को इशू करने की। ठीक है, ये चीज क्लियर है? चलो यहाँ पर देख लो इस प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है जो सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो मैसूर में है, फिर सेंट्रल एरी सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मेघालय में है, उसके बाद दिया गया है सेंट्रल टशर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो रेशम से रिलेटेड हैं, लेकिन रेशम की वैरायटी अलग अलग है। पहले वाले में क्या बोला गया है कि सेंट्रल जो केंद्रीय रेशम अनुसंधान परीक्षण संस्थान है वो मैसूर में है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान जो है वो मेघालय में है, और टसर जो अनुसंधान परीक्षण केंद्र है वो आपका रांची में है। तो सारे ही सही हैं, उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 15th क्वेश्चन का। ठीक है क्लास, 15th क्वेश्चन का सही उत्तर डी है। यहाँ पर देख लीजिए, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटक, यहाँ पर सहतूत रेशम मलबेरी सिल्क का प्रकार मिलता है। सेंट्रल एरी सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट मेघालय, ठीक है, यहाँ पे एरी सिल्क। सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे टसर सिल्क रांची झारखंड। चलो सहतूत, देखो रेशम के प्रकार बोला जाता था, सहतूत की झाड़ियाँ रेशम की साड़ियाँ, हम लोग बचपन में सुनते थे।
सहतूत की साड़ियाँ, रेशम की, सहतूत की झाड़ियाँ, रेशम की साड़ियाँ। तो सहतूत मलबेरी से भी रेशम मिलता है। ये मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इरी जो है उससे रेशम मिलता है असम, मेघालय में, टसर से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मूंगा असम। तो ये प्रमुख राज्य हैं जहां से रेशम के अलग अलग वैरायटीज हमें मिलते हैं। विशेषता क्या है? सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन जो होता है वो मलबरी के थ्रू रेशम का होता है। बिना कोकीन काटे निकाला जाता है ये आपका इरी को। वन्य रेशम होता है, सुनहरा और मोटा होता है टसर। स्वर्णिम विश्व में केवल भारत में उत्पादित होता है, ये याद रखिएगा, मूंगा रेशम। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है यहाँ इससे रिलेटेड कोई एक प्रश्न आपके परीक्षा में किसी साल पूछा गया था, ये नहीं याद आ रहा है कि किस साल पूछा गया था, लेकिन याद रखिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलो, प्रेम्बल से रिलेटेड प्रश्न है ये। बेरुवाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अच्छा, इन द बेरुवाड़ी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम गलत है। बेरुवाड़ी केस में क्या बोला गया था कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना। फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया प्रेम्बल इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, केशवानंद भारती केस में यह भी बोला गया था कि हम चेंजेस कर सकते हैं संविधान में, याद है आपको? बस बेसिक डॉक्ट्राइन वाला, ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी कि मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये बोला गया था केशवानंद भारती केस में। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? पहला तो गलत है, केवल 2 आपका सही है, तो बी आपका सही उत्तर हो गया। केशवानंद भारती केस में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार करते हुए यह व्यवस्था की थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, एक भाग है और संविधान संशोधन किया भी जा सकता है, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में बोला गया कि मूल ढांचे में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है क्लास, चलो अब इस प्रश्न को देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोवरेन स्टेट। पहला है, इंडिया बीइंग अ सोवरेन स्टेट कैन आल्सो एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अंडर इंटरनेशनल लॉज। इन दिस सीक्वेंस इंडिया हैज एक्वायर्ड द एरिया ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी एंड सिक्किम। तो यहाँ पर बताइए कौन सा सही है? 17th में संप्रभुता की बात की गई है, सॉवरेन स्टेट की बात की गई है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्रों का भी अधिग्रहण कर सकता है, बिल्कुल सही है। इसी क्रम में भारत ने दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन दीव और पुडुचेरी तथा सिक्किम क्षेत्रों का अधिग्रहण किया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर मतलब ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, ये कथन कारण दोनों सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? 17 का ए इज द राइट आंसर। यहां पर देख लीजिए, दादर और नागर हवेली पहले किसका नियंत्रण था? पुर्तगाल का। 1971 में भारत में विलय हुआ। ठीक है, अधिग्रहण का माध्यम क्या था? सैन्य व प्रशासनिक अधिग्रहण। गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल का शासन था वहां पर 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत, जो कि एक सैन्य कार्रवाई थी। पुडुचेरी की जब हम बात करते हैं पुडुचेरी की, तो फ्रांस का पहले नियंत्रण था। फिर 1954 में औपचारिक रूप से अगर हम देखेंगे 1962 में ट्रेटरी द्वारा इस पर अधिग्रहण हुआ। सिक्किम की बात करेंगे तो 1975 में, ठीक है, जनमत संग्रह के माध्यम से अधिग्रहण हुआ था। क्लियर है क्लास? चलिए आगे बढ़े। 18 प्रश्न को देखिए। Which city of Uttar Pradesh were designated as urban clean energy model city in April 2025? अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को अर्बन क्लीन मॉडल सिटी के रूप में नामित किया गया था? तो यहाँ पर कौन कौन से शहर थे वो? तो 2 ही शहर हैं,
लखनऊ एंड बनारस, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है यहां पर। तो देख लीजिए, लखनऊ और वाराणसी को अर्बन क्लीन एनर्जी मॉडल सिटीज के रूप में चुना गया था ताकि सौर ऊर्जा, ई बस सर्विस, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग और वेस्ट टू एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट के पायलट मॉडल यहां स्थापित किए जा सके। इस प्रश्न को देखिए, यहां पर अगले प्रश्न को देखिए। अभी यहां पे तो कुछ वो दिए गए हैं जैसे, चलिए यहां पर देखिए 19 प्रश्न को हम लोग 20 प्रश्न करेंगे। मोस्ट ऑफ द इंडियाज रिवर फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल। नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो वेस्टवर्ड। अब ध्यान दीजिएगा, नर्मदा और तापी रिवर जो है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। कृष्णा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। मुझे तो लगता है सबसे आसान प्रश्न है। कृष्णा रिवर जो है वो साउथ में फ्लो करती है। कृष्णा ट्रिब्यूटरी है क्या गंगा की? नहीं ना, तो इसको तो हटा दो। तीसरा हटाओ, 3 3 3, केवल 1 2 उत्तर, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियां जो है पश्चिम की ओर फ्लो करती है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कृष्णा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, सबसे आसान है। कृष्णा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, या दक्षिण भारत की एक स्वतंत्र नदी है, आपको पता ही है ये चीज, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अच्छा, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी देख लो, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है। चलो, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये। आराम से वीडियो को पॉज करो और पढ़ लो इस प्रश्न को कि क्या दिया गया इसमें। Consider the following statement regarding the population density of India. The population density of Assam and most of the peninsular state is very low. The population density of Kerala is very high in the northern plain and in the south. India's population density in 2011 was 382 person per square kilometer. हिंदी में भी क्लास प्रश्न को पढ़ लीजिए। भारत के जनसंख्या घनत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों को जनसंख्या घनत्व बहुत कम है बोला गया है। फिर उसके बाद बोला गया है उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिणी में केरल का जन घनत्व बहुत अधिक है, ठीक है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब ध्यान दो, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया की बात की गई है और बोला गया है बहुत कम है। दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया है उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल का जो जन घनत्व है वो बहुत ही अधिक है। अब बताओ दोनों स्टेटमेंट कैसे सही हो सकते हैं? तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और सही खाली आपका 2 और 3 है। तो 2 and 3 इज द राइट आंसर। जन घनत्व की बात करेंगे तो 382 है। देखो असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जो जन घनत्व है वो हम कह सकते हैं वो मध्यम है, ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम है। तो क्लास आज हमने 20 प्रश्नों को डिस्कस किया, ऐसे ही आगे भी 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए। कोई भी डाउट होता है क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं फिर आपसे कहूँगी कि ये गलती मत करिएगा। अगर बाई चांस आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो बैठ मत जाइए कि अब रुको, अब थोड़े दिन आराम करें 5-6 महीने और जब प्रीलिम्स आए तब पढ़ाई शुरू करें। एकदम गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी गलती आपने इस एग्ज़ाम में की है उस गलती को आपको रिपीट नहीं करना है। जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है उनको मेंस पर फोकस करना। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितने लोगों का मेंस निकल रहा है, ये भी बताइए, ठीक है।
कितने लोगों का प्रीलिम्स निकल रहा है और मेंस में अपीयर हो रहे हैं। वैसे मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का प्रीलिम्स निकल रहा हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी चूक रह गई है, गलती हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तैयारी नहीं करनी है। पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो बताइए, किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है वो भी आप बताइए मुझे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़े और अपने पे विश्वास रखिएगा। आप बीच में मेरी क्लासेस नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस आए तो ये समझ में आया कि नहीं, आपको क्लासेस की आवश्यकता थी, लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ कि मैं क्लासेस नहीं ले पाई। लेकिन मैं एक बात आपसे हमेशा कहूँगी, चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई और पढ़ाए, लेकिन यहाँ पर जिसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ना, वो आप खुद हैं। तो अपनी पढ़ाई कभी भी मत छोड़िए, खुद पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, ठीक है। अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ खुशी देखना चाहता है, ये विश्वास रखिए भगवान पे। अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहेंगे, ठीक है। और कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जिनका साथ आपका हमेशा से होगा, वो हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचते होंगे। तो जीवन में जब भी कोई भी परेशानी आए, कठिनाई आए, तो अपनों का ध्यान कीजिए, अपने ईश्वर का ध्यान दीजिए, खुद पर भरोसा रखिए और किसी भी चीज़ की चिंता मत करिए। आप मेहनत करेंगे, आप कर्म करेंगे, ईश्वर आपको फल देगा, लेकिन अपने प्रति वफादार रहिए बस। अगर आप खुद के प्रति वफादार रहेंगे तो जीवन में कितनी भी असफलता आ जाए, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। इस चीज़ को आप लिख लीजिए और ईश्वर आपको सफलता ज़रूर देगा, ये भी याद रखिएगा। तो खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और जहाँ भी जाइए मुस्कुराते हुए जाइए, खुश रहिए बस, ठीक है। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास। थैंक यू सो मच।